नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, अपन प्रतिदिन राजस्थान डेली करंट अफेयर की क्लास लेते हैं, जिसमें अपन उस दिन के राजस्थान के करंट अफेयर को डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करते हैं और क्लास के अंत में अपन सूजस की पत्रिका पढ़ते हैं। मैं आपको प्रतिदिन बोलता हूँ, राजस्थान में आगामी 1 वर्षों के अंदर एग्जाम ही एग्जाम है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसकी आप तैयारी करो और उसका सामने पेपर ना हो। राजस्थान पटवार, ग्राम सेवक, रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, कौन सा एग्जाम चाहिए, आरएस, सारे एग्जाम आपके सामने हैं। फोर्थ ग्रेड का भी एग्जाम है। अगर ऐसा बोलता है ना कि भाई मैं फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ, तो उसका भी अभी तो एग्जाम है। सारे एग्जाम है। सभी एग्जामों के अंदर राजस्थान का करंट अफेयर पूछा जाएगा और अच्छे लेवल का पूछा जाएगा। राजस्थान जी के हर कोई पढ़ेगा, साइंस, रीजनिंग, मैथ हर कोई पढ़ेगा, लेकिन जो करंट अफेयर पढ़ेगा डेली वो अपना सिलेक्शन लेगा। क्यों लेगा? करंट अफेयर के क्वेश्चन थोड़े टफ साइड में आते हैं और सिलेक्शन लेने वाले बच्चे की खासियत यही होती है, जो टफ टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसको वो सही करके आता है। ठीक है, अपनी एक इंडिया करंट अफेयर की क्लास भी होती है और एक डेली की डेली राजस्थान करंट अफेयर की क्लास होती है। दोनों क्लास तो ले ही लिया करो। दोनों क्लास की पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीडीएफ के अंदर आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन के नीचे सारी चीजें सिस्टमेटिक तरीके से लिखी हुई पीडीएफ के अंदर मिल जाती है। मंथली मैगजीन भी आती है, डेली की डेली भी आती है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। वो कैसे मिलेगी, क्या मिलेगी, इस क्लास के अंत में अपन उस पर चर्चा करेंगे। चलिए पहले आज अपन 20 दिसंबर 2024 के करंट अफेयर को कवर कर लेते हैं। आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको कुछ योजनाएं बताऊंगा। ठीक है, उसमें से एक आधी योजना तो रीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इस बार रीट का जो सिलेबस आया था उसके अंदर साइकोलॉजी का जो सिलेबस था उसके नीचे एक लिखा हुआ था राजस्थान समसामयिकी, यानी राजस्थान का करंट अफेयर पूछा जाएगा। उसके आगे लिखा था बाल कल्याणकारी योजनाएं। इसका मतलब क्या है? जैसे लाडू प्रोत्साहन योजना हो गई, एक बाल कल्याणकारी योजना है। ठीक है, अभी एक आयुष योजना शुरू हुई है, अभी मैं आपको बताऊंगा इस क्लास के अंदर। वो योजना भी आपको मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा, आज अच्छे से कवर करवाऊंगा उस योजना को। आज अपन 3-4 अच्छी योजनाएं पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि रीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आरएस के एग्जाम में उनमें से एक योजना पक्की आएगी। ठीक है, पहले अपन एक आधा क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। देखिए, इजराइल की जल पुनर्चक्रण तकनीक का उपयोग किस जिले की फसलों के लिए किया जाएगा? तो इसमें राइट ऑप्शन है जोधपुर। इसके अंदर राइट ऑप्शन लिखा ही नहीं है इन्होंने। ठीक है, चलिए इसके नीचे आप एक ऑप्शन और ऐड कर लीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में आपको लिखना है। जोधपुर के अंदर इजराइल की एक जल पुनर्चक्रण तकनीक है जिसका उपयोग जोधपुर की फसलों के लिए किया जाएगा। ठीक है, एक्चुअल के अंदर ये मैटर पूरा क्या मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। देखिए, बात है प्रथम विश्व युद्ध की। प्रथम विश्व युद्ध लगभग 1918 की बात है। कब? फर्स्ट जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। ठीक है, उस टाइम इजराइल का एक शहर था हाइफा नाम से। क्या शहर का नाम क्या था? इजराइल का एक शहर था, नाम क्या था? हाइफा। इस हाइफा शहर पर तुर्की सेना ने कब्जा कर लिया था। सर, कहां करंट अफेयर से कहां आप हिस्ट्री में चले गए? बिल्कुल आप समझो, देखो इसी चीज को, मजा आएगा आपको समझ के। प्रथम विश्व युद्ध 1918 की घटना है। ठीक है, तुर्की सेना थी जिसने इजराइल का एक शहर था हाइफा, उस पर कब्जा कर लिया। ठीक है, उस टाइम क्या हुआ, इजराइल इतना कैपेबल नहीं था कि वो तुर्की सैनिकों से लड़कर अपने शहर को कब्जा मुक्त करवा पाए। तो जोधपुर वालों ने बोला टेंशन मत लो, हम करवाएंगे। जोधपुर के सैनिकों ने तुर्की सैनिकों को वहां पर इतना धोया कि वो कुछ ही दिनों में हाइफा शहर छोड़कर ही चले गए। और ये हाइफा है जो वापस इजराइल के अंडर आ गया। फिर ऐसा नहीं है कि जोधपुर वालों ने बोला हम कब्जा करेंगे, उन्होंने बोला हम कब्जा खूनी नहीं करेंगे, हम तो रॉबिन हुड है। ठीक है, क्या है, कब्जा किया आपको दिक्कत है, हम आपका कब्जा छुड़वा देते हैं और फिर हम हमारा काम देखते हैं, हमें कोई मतलब नहीं है इससे। ठीक है, तो इजराइल को वो बात याद आई, बोले यार जोधपुर ने मदद तो की थी उस टाइम अगर जोधपुर मदद नहीं करता तो क्या पता तुर्की सेना कितना क्या और नुकसान करती, ये शहर कभी अपने कब्जे में आता कि नहीं आता। बोला ऋण चुकाने का टाइम आ गया है कि ऋण कैसे चुकाएं। तो उसने बोला हमारे पास एक जल पुनर्चक्रण तकनीक है जिसको अपन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर इसको सही कर सकते हैं। तो बोला कहाँ पर लगाएंगे? इंडिया में लगाना है। बोला वो अपना जोधपुर, सालावास जोधपुर के अंदर। जोधपुर में एक जगह है सालावास, तो सालावास जोधपुर के अंदर इजराइल ने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया है। ठीक है, वो प्रतिदिन 100 mld पानी को, ठीक है, कितना? 100 mld, प्रतिदिन 100 mld पानी का पुनर्चक्रण कर सकता है। ठीक है, यानी जो गंदा पानी होगा उसका उपचार करेगा और उससे फिर उस पानी का प्रयोग फसलों में किया जाएगा, एकदम स्वस्थ फसलें उगाई जाएगी उससे। ठीक है,
बाकी अगर इसको बोलचाल की भाषा में अपन बोले तो कृषि और जल संरक्षण में ये नवाचार है, ठीक है। और जोधपुर और इजराइल के जो ऐतिहासिक रिश्ते थे वो मैंने आपको बता दिए। 1918 विश्व युद्ध की बात है, प्रथम विश्व युद्ध, इजराइल का हाइपा शहर था, तुर्की सैनिकों ने उस पर कब्जा कर लिया था और जोधपुर के जो सैनिक थे उन्होंने उससे मुक्त करवाया था। तो इजराइल ने वापस अपना बोला है कि भाई आपके बाप दादा हमारे काम आए हैं तो हम वापस ऋण चुका रहे हैं, तो ये वापस ऋण चुकता किया है। अगला क्वेश्चन, आप भी कुछ अच्छा करके जाना ताकि आपके बच्चों के लिए कोई ऐसी मदद करने के लिए तैयार रहे। अगला क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा डिजिटल राजस्थान यात्रा 2024 का शुभारंभ कब किया गया? एक्चुअल के अंदर जो भी आजकल क्वेश्चन आते हैं उनके अंदर डेट कुछ इस प्रकार दे रखी होती है, ठीक है। आप इन चारों ऑप्शनों पे गौर करो, 12 नवंबर, 12 दिसंबर, 13 दिसंबर, 13 नवंबर। यहां जाके बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, तो एग्जैक्ट आपको याद रखना पड़ेगा अगर सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है। राजस्थान डिजिटल यात्रा 2024 वो 12 नवंबर से शुरू हुई थी। कब से? 12 नवंबर 2024 से इसको शुरू किया गया था, ठीक है। इसका शुभारंभ किसने किया था? सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री अभी वर्तमान में कौन है? कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़। कौन है? राज्यवर्धन सिंह राठौड़। जयपुर की जोटवाड़ा विधानसभा सीट से ये भी विधायक है बीजेपी से। उनके सामने कांग्रेस से अभिषेक चौधरी लड़ रहे थे जो कि भारी मतों से चुनाव हार गए थे। और ये वर्तमान के अंदर सूचना प्रौद्योगिकी संचार मंत्री है कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़। और इन्होंने डिजिटल राजस्थान यात्रा 2024 का शुभारंभ 12 नवंबर को किया था, ठीक है। ये यात्रा कहाँ कहाँ से गुजरी थी, इस यात्रा का रूट क्या रखा गया था? ये जयपुर से यात्रा शुरू होती है, जयपुर से अजमेर गई थी, अजमेर से जोधपुर, जोधपुर से वही फिर वापस उदयपुर गई थी, उदयपुर से कोटा, कोटा से बीकानेर, बीकानेर से भरतपुर, ठीक है। इस प्रकार से ये पूरी यात्रा चली थी। तो आपको यात्रा के शहर आपको याद रखने हैं, कौन कौन से? जयपुर, अजमेर, जोधपुर। देखिए इधर जयपुर, उधर जोधपुर, ठीक है। उनके बीचों बीच इधर नीचे एक साइड अजमेर, ठीक है। उदयपुर अजमेर के पास में, फिर नीचे कोटा, फिर एक बीकानेर ऊपर छूट गया था और साइड में भरतपुर। सब याद कर लेना, ठीक है। ये मार्ग इसका याद कर लेना। इसके अलावा इसका आयोजन किसने करवाया था? तो सूचना प्रौद्योगिकी विभाग तो था ही। इसके अलावा एक आई स्टार्ट कंपनी है, इंपॉर्टेंट आई स्टार्ट। तो ये जो यात्रा है इसका आयोजन सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और आई स्टार्ट ने मिलकर किया था, ठीक है। कब? 12 नवंबर 2024 को। उद्देश्य क्या था? आमजन और जो स्थानीय व्यवसायी है उनको इंटरनेट के प्रति और जो सूचना प्रौद्योगिकी है उसके प्रति उनको रोजगार करना और डिजिटल राजस्थान की छवि को उजागर करना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है। देखिए आगे चलते हैं, आगे क्या है? एक सेकंड रुकना आप में थोड़ा, एक सेकंड। चलिए देखिए आगे क्या है। अब पढ़ेंगे अपन वो थोड़ी योजनाएं जो मैं आपको बता रहा था ना, वो पढ़ेंगे। क्या योजना है देखिए। कल मैंने आपको वैसे तो ये स्लाइड पढ़ाई थी, लेकिन मुझे पता है ना जब मैं आपको हल्के में पढ़ाता तो आप घर जाके नहीं पढ़ते हो। किस किस ने, ईमानदारी से आपको बताना है, किस किस ने मेरी इस पीडीएफ को डाउनलोड करके इस पेज को अच्छे से पढ़ा था? कोई है क्लास के अंदर जिसने पढ़ा था? और यहां से क्वेश्चन आएगा, फिर बता रहा हूं, पढ़ लेना अच्छे से। देखिए ये रीट की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाता है, आयुष्मान बाल संबल योजना। क्योंकि मैंने आपको बताया रीट लेवल 1 और लेवल 2 सब्जेक्ट चाहे आपका एसएसटी है चाहे साइंस है, लेवल 2 के अंदर प्रत्येक के अंदर आपके साइकोलॉजी तो है, 30 नंबर की साइकोलॉजी आती है। रीट प्री का आपको सिलेबस तो याद होगा, रीट प्री के अंदर किस किस प्रकार का सिलेबस है राजस्थान के अंदर। 30 नंबर की भाषा फर्स्ट आती है, 30 नंबर की भाषा सेकंड आती है, 60 नंबर हो गए। 30 नंबर की साइकोलॉजी आती है, 60 नंबर का पेपर आपका सब्जेक्ट आता है। इस प्रकार 150 क्वेश्चन का पेपर आता है, 90 नंबर लाने होते हैं क्वालिफाई करने के लिए। सारा पैटर्न आपको पता होगा। उसके अंदर जो 30 नंबर की साइकोलॉजी है उसके नीचे इस बार कुछ लाइनें जुड़ी है। एक तो एनईपी जुड़ी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जुड़ी है। इसके अलावा उसके नीचे क्या जोड़ा गया है? राजस्थान की समसामयिकी जोड़ी गई है और उसके साथ में ये जोड़ा गया बाल कल्याणकारी योजनाएं। तो यही योजनाएं हैं, ठीक है। बाल कल्याणकारी यानी बच्चों के कल्याण के लिए राजस्थान सरकार ने क्या क्या योजनाएं लागू की है वो पूछी जाएगी उसके अंदर। नया टॉपिक जोड़ने का मतलब है वो एग्जाम में आएगा। आयुष्मान बाल संबल योजना, इसमें ये अलग से क्यों लिखा है सर आपने? मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना, ये तो यहाँ पर भी लिखा है। यहाँ डाटा इसमें कम है, यहाँ डाटा इतनी गहराई से पूछे जा सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बाल संबल योजना के अंदर डाटा भरपूर दे रखे हैं इसके अंदर। इससे बाहर डाटा नहीं पूछेंगे। क्या है? मुख्यमंत्री कौन है अभी वर्तमान में? भजनलाल शर्मा है। उन्होंने आयुष्मान बाल संबल योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना में दुर्लभ बीमारी से पीड़ित 18 वर्ष तक के बच्चे, आयु सीमा क्या है? 18 वर्ष। एक एक चीज को आपको अच्छे से रटना पड़ेगा। देखो आयु सीमा मैं इधर लिख रहा हूं, एक बार के लिए आप है ना इसको विश्वकर्मा योजना को भूल जाना, यहां मैं इस योजना की लिख रहा हूं, या चलो यहीं लिख देता हूं।
आयु सीमा क्या है, एग्जाम के अंदर ऑप्शन में दे रखा होगा मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना के अंदर आयु सीमा का प्रावधान कितना रखा गया है, तो 18 वर्ष। कितना? 18 वर्ष। अगर 18 वर्ष तक का कोई बच्चा है और उसको अगर कोई ऐसी बीमारी लग जाती है जिसका इलाज थोड़ा दुर्लभ है, अभी दुर्लभ बीमारियां कौन कौन सी उसका अलग से कुछ उन्होंने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, जब भी करेंगे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा कहा है कि दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बच्चा होगा उसको 50 लाख रुपए तक का उपचार उपलब्ध कराया जाएगा। कितना? 50 लाख। मोस्ट ध्यान रखना है, ये राशि पूछी जाएगी। क्यों ये राशि क्यों पूछी जाएगी? एक्चुअल के अंदर ये राशि बहुत बड़ी राशि है, ठीक है। एक तो इस स्लाइड के अंदर क्या करते हैं, ये लोग जब एक जगह ये सारी चीजें डाल देते हैं, लिखने के लिए जगह भी नहीं बचती है। 18 साल तो आयु है, 50 लाख रुपए का प्रावधान है, ठीक है। और इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट अभी चीज जो की गई है वो की गई है कि केवल 2 ही हॉस्पिटलों में, अभी ये योजना केवल 2 ही हॉस्पिटलों में आप इलाज कर सकते हो अगर आपके पास दुर्लभ बीमारी है। 2 ही हॉस्पिटलों के अंदर पहले चरण के अंदर, एक तो जेके लोन हॉस्पिटल है, कहां पर है? जयपुर के अंदर है जेके लोन हॉस्पिटल। एक दूसरा है एम्स जोधपुर। एम्स जोधपुर और जेके लोन हॉस्पिटल आपको याद रखने हैं, दोनों हॉस्पिटल एग्जाम में पूछे जाएंगे। राशि याद रखना 50 लाख, आयु याद रखना 18 वर्ष। उसके अलावा उसमें एक इंपॉर्टेंट प्रावधान किया गया है। प्रावधान यह है कि इलाज के बाद में उस बच्चे की देखभाल के लिए 5,000 रुपए प्रति महीने उसको दिया जाएगा। कितना? 5,000 रुपए प्रति महीने उसकी देखभाल के लिए दिए जाएंगे और उपचार के लिए 50 लाख रुपए देंगे। जेके लोन हॉस्पिटल और एम्स जोधपुर, इनमें से कोई सा भी फैक्ट पूछा जाए रीट में पूछा जाएगा, इसमें से कोई सा भी फैक्ट आरएस में पूछा जा सकता है, इतना इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना है, इसको आप एक बार के लिए वहां से मत पढ़ो, आपको यहां से पढ़ना है, ठीक है। पीडीएफ के अंदर ये लिखा हुआ आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है? मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना, राजस्थान के अंदर, क्योंकि आपको पता है मोदी जी ने एक सेंट्रल के अंदर भी इसको शुरू किया था। ये राजस्थान वाले अपन पढ़ रहे हैं। लाभार्थी की उम्र 41 से 45 वर्ष तक के असंगठित श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर और लोक कलाकार। अब इनको करना क्या होगा? इसके अंदर तो एक्चुअल के अंदर ये बताया नहीं है स्पष्ट रूप से करना क्या है, लेकिन एक्चुअल में करना ये है, यानी ऐसे आदमी जिनकी उम्र 41 साल से लेकर 45 साल के मध्य है, ठीक है, और जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक है। असंगठित क्षेत्र कैसे? जैसे स्ट्रीट वेंडर हो गए, लोक कलाकार हो गए, इसके अलावा जो गिग वर्कर्स हो गए। गिग वर्कर्स क्या होते हैं जानते हो आप? जो ओला उबर के अंदर, स्विगी के अंदर खाना इधर उधर ट्रांसफर करते हैं, ओला उबर के अंदर जो राइड लेते हैं उनको गिग वर्कर्स बोलते हैं। और जो लोक कलाकार हैं उन सब के लिए इनको चलाया गया है। आयु सीमा 41 से 45 वर्ष, ठीक है। असंगठित श्रमिकों के लिए ये है, ठीक है। ये 41 से 45 आपको याद रखना, एग्जाम में आएगा। जिसकी मासिक आय 15,000 रुपए से कम है, यानी जो महीने के 15,000 रुपए से कम कमाता है, ठीक है, उसको ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करना है। क्या करना है? उसको ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करना है। 3 योग्यताएं क्या है? 41 से 45 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, असंगठित क्षेत्र में काम करना चाहिए, और जो उसकी मंथली इनकम है वो 15,000 रुपए से कम होनी चाहिए। फिर उसको क्या करना होगा? ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण करने के बाद 60 वर्ष की आयु तक 100 रुपए प्रति महीने उसके खाते से कटेंगे। कितने कटेंगे? ये कटने वाली राशि है, ठीक है, ये उसके खाते में से देना होगा उसको। 45 वर्ष तक की उम्र, 15 साल तक उसको क्या करना है? 100 रुपए प्रति महीने देने, 1200 रुपए साल के लगेंगे, 100 रुपए प्रति महीने आपके खाते से कट जाएंगे ऑटोमेटिक, ठीक है। फिर आप हो गए 60 वर्ष के। 60 वर्ष के होने के बाद इस योजना का लाभ आपको शुरू होगा। 60 वर्ष के बाद में 3,000 रुपए प्रति माह आपको पेंशन मिल जाएगी। समझ गए? अब इस योजना को आप अच्छे से समझ गए होंगे। मैं समझाता हूं योजना क्या है। विश्वकर्मा पेंशन योजना राजस्थान के लिए जो है वो, उसके अंदर अगर आपकी उम्र 41 साल से 45 साल है, आप किसी असंगठित क्षेत्र के अंदर काम कर रहे हो, स्ट्रीट वेंडर हो, स्ट्रीट वेंडर का मतलब है गलियों में जो ठेला वगैरह लगाते हैं उसको स्ट्रीट वेंडर बोलते हैं, और असंगठित क्षेत्रों का मतलब जो गिग वर्कर्स हो गए, और आपकी अगर महीने की इनकम 15,000 रुपए से कम है, आप 15,000 रुपए से कम महीने के कमाते हो, तो आपको ई श्रम पोर्टल पर जाकर अभी आपका पंजीकरण करना है। उसके बाद 60 वर्ष की जब तक आपकी आयु होगी तब तक आपके खाते में से 100 रुपए कटेंगे। कितने? 100 रुपए कटेंगे। और जब आपकी उम्र 60 साल हो जाएगी तब आपके खाते में से पैसे कटना बंद हो जाएंगे, और जब तक आप जियोगे तब तक 3,000 रुपए महीने आपको पेंशन भत्ता मिलेगा। तो ये थी मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना। अब भी अगर किसी बच्चे के समझ में नहीं आती है तो उसका कोई इलाज नहीं है। आप में से इतने बच्चों में से अगर अभी भी किसी को कोई चीज समझ में नहीं आई है तो कोई मतलब नहीं है भाई, इससे अच्छा क्या समझाया जाए।
दोनों योजनाएं आपको याद हो जानी चाहिए यही। आयुष्मान बाल संबल योजना, बाल संबल, बच्चों को संबल देंगे। संबल कैसे देंगे भाई? जो ज्यादा बीमार बच्चे हैं, जिनको दुर्लभ बीमारी लगी हुई है, उनको 50 लाख रुपए तक का वो इलाज करवाता है, तो उसका इलाज फ्री है 2 हॉस्पिटलों के अंदर, अभी जेके लोन हॉस्पिटल और एम्स जोधपुर के अंदर, ठीक है। उसके बाद में उसकी देखभाल करने के लिए उसको 5,000 रुपये महीना, उम्र क्या? 18 वर्ष। पहली योजना। दूसरी योजना 2 बार आपको पढ़ा दी है। अब बात करते हैं तीसरी योजना। मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्रों की स्थापना करेंगे, ठीक है। अब ये क्या है सद्भावनाकारी जो ये है, ये क्या है? इसके अंदर एक्चुअल के अंदर सरकार ज्यादा कुछ नहीं करने वाली है। सरकार क्या करेगी? सद्भावना केंद्रों में अलग अलग जगहों पर सेंटर बनाएगी, ठीक है। उसके अंदर जो जो भामाशाह है, जिनके पास किताबें एक्स्ट्रा है, ठीक है, और जिनके पास कपड़े एक्स्ट्रा हैं, जिनके पास बिस्तर एक्स्ट्रा है, वो उनको वेस्ट में फेंकते हैं। तो सरकार ने बोला फेंकने से अच्छा है हम जो सद्भावना केंद्र बनाएंगे ना, वहां पर आप लाके जमा करवा दो, जिसमें खिलौने हो गए, फर्नीचर हो गए, इलेक्ट्रिक सामान हो गए, कोई भी ऐसा सामान हो जो आपकी यूज का नहीं है, तो आप उसको फेंको मत, सद्भावना केंद्र पर लेके आओ। और वहां से हम क्या करेंगे, जिन जिन लोगों को उनकी जरूरत होगी उन सब लोगों को हम वो सामान बांट देंगे, ठीक है। तो ये है जरूरतमंदों के लिए सद्भावना केंद्र। सारी चीजें अच्छे से रट लेना। आगे क्या है? मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना, एक ये भी योजना है स्वनिधि योजना। इसके तहत राज्य के शहरी क्षेत्रों में, अब ये पूछा जाता है राजस्थान के हर एग्जाम में पूछा जाता है, कोई भी योजना का नाम देके आपसे पूछा जाएगा ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए या शहरी क्षेत्र के लिए? शहरी क्षेत्र के लिए। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना शहरी क्षेत्र के लिए। किसके लिए है? शहरी क्षेत्र के लिए है, पहली चीज, ठीक है। शहरी क्षेत्र के अंदर वही असंगठित श्रमिक है, ये जो असहाय परिवार है यानी गरीब जो परिवार है, उनके भवन निर्माण के लिए, उनका घर बनाने के लिए, ठीक है। हस्तशिल्प श्रमिक, गिग वर्कर, ट्रांसपोर्ट वर्कर, केयर वर्कर, सफाई श्रमिक, घरेलू श्रमिक आदि के बैंक द्वारा बिना किसी गारंटी अथवा प्रक्रिया शुल्क के 80,000 रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। हाँ, लेकिन इस ऋण का ब्याज लगेगा। क्या लगेगा? ब्याज लगेगा। इसमें सरकार ने क्या छूट दी है? ये जो मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना है, इसके अंदर सरकार ने बोला है कि अगर ऐसा कोई गरीब आदमी है, कोई असंगठित क्षेत्र का कोई श्रमिक है, ठीक है, जिसके अंदर उन्होंने कुछ श्रमिकों को अलग से लिस्टेड भी किया है, यानी कोई हस्तशिल्प से जुड़ा हुआ है, कोई गिग वर्कर है, कोई ट्रांसपोर्ट वर्कर है, इसके अंदर कोई केयर वर्कर है, केयर वर्कर यानी जो बूढ़े लोगों को घर पे जाके दाई वगैरह जो काम करती है, सफाई कर्मचारी हैं, जो घरेलू महिलाएं हैं जो सफाई करने जाती है इधर उधर, ठीक है, उन सभी के बैंक खातों के अंदर बिना गारंटर के, आपको गारंटर कुछ नहीं है, आपको ना कुछ जमा कराना है गारंटी के रूप में, ठीक है, आप 80,000 रुपए का लोन ले सकते हो मकान बनाने के लिए। ये लिखा है इसमें, भवन निर्माण। राशि याद रखना 80,000 रुपए। कितने? 80 के। शहरी क्षेत्र के लिए है, श्रमिक ये मैंने बता दिए हैं। ब्याज इसमें लगेगा, इसमें क्या नहीं लगेगा? इसमें एक तो आपको गारंटर की जरूरत नहीं रहेगी, एक जो फाइल चार्ज लगता है वो फाइल चार्ज इसमें नहीं लगेगा, प्रक्रिया शुल्क नहीं लगेगा, इसका मतलब फाइल चार्ज है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके आगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना, ठीक है। पाली के अंदर औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर 20 दिसंबर को फालना में होगा। कहां पर? फालना। फालना किस लिए प्रसिद्ध है पाली के अंदर? ठीक है, अम्ब्रेला छतरी के लिए प्रसिद्ध है फालना, वही फालना है पाली का। औद्योगिक प्रोत्साहन मिशन शिविर है वो 20 दिसंबर को फालना के अंदर होगा। कहां होगा? फालना में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत औद्योगिक प्रोत्साहन एवं विशेष जागरूकता शिविर का आयोजन 20 दिसंबर को जिला उद्योग केंद्र पाली और जिला उद्योग एवं वाणिज्यिक उपकेंद्र फालना में किया जाएगा, ठीक है। तो ये फालना आप जगह याद रखना है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार औद्योगिक विकास में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए दलित एवं आदिवासी समुदायों को शिक्षित एवं प्रशिक्षित युवाओं को उद्योग स्थापना सहयोग प्रदान करने के लिए इस योजना के तहत शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। और इसके अंदर योजना के अंदर लाभ क्या है, ये वापस इंपॉर्टेंट, इस योजना का लाभ देखो। इस उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत 25 लाख रुपए से कम ऋण पर, कितने? ये तो पुरानी योजना है, 25 लाख रुपए से अगर कम आप ऋण लेते हो तो आपको 9% ऋण पर, 25 लाख से 5 करोड़ रुपए तक, 25 से 5 करोड़, कितने? 5,000 तक 7%, और 6 से 10 करोड़ 6% अनुदान मिलेगा, ठीक है। एक्चुअल के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना जो चल रही है उसके अंदर यह बताया गया है जो दलित है, जो शोषित है, उनको, दलितों को, आदिवासी दलित है, उनको भी उद्योगों के अंदर बढ़ावा मिले। इसके लिए इस योजना के तहत अगर कोई दलित 25 लाख रुपए तक का लोन लेता है बिजनेस के लिए तो उसको 9%, और वहीं अगर वो 25 लाख से ज्यादा 5 करोड़ रुपए तक का ऋण लेता है तो 7%, और अगर वो 6 से 10 करोड़ रुपए तक का लोन लेता है तो 6% तक
ब्याज में छूट मिलेगी। क्या मिलेगा? ब्याज में अनुदान मिलेगा, तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा सेंटर फॉर एक्सीलेंस का लोकार्पण हुआ है भाई, ठीक है, ये ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका लोकार्पण किसने किया? डॉक्टर प्रेमचंद बेरुआ ने। तो आपसे पूछा जा सकता है सेंटर फॉर एक्सीलेंस का लोकार्पण किसने किया है? डॉक्टर प्रेमचंद बेरुआ। वर्तमान में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री, राजस्थान में 2 उप मुख्यमंत्री, एक तो दिया कुमारी, एक प्रेमचंद बेरुआ। प्रेमचंद बेरुआ दूदू सीट से, दिया कुमारी विद्याधर नगर सीट से। सारी चीजें आपको ध्यान होना चाहिए। वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? डॉक्टर भजनलाल शर्मा, जो कि सांगानेर सीट से हैं, तीनों ही बीजेपी से हैं, आपको बताइए। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरुआ ने गुरुवार को जयपुर के राजकीय रामचंद्र खेतान पॉलिटिकल महाविद्यालय में सिविल अभियांत्रिकी विभाग में एचजी कौशलशाला सेंटर फॉर एक्सीलेंस का लोकार्पण किया है। इस अवसर पर डॉक्टर बेरुआ ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार युवाओं के कौशल विकास को बढ़ावा देकर रोजगार को अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध है। सीएसआर को आधुनिक भामाशा का स्वरूप बताते हुए कहा है कि सेंटर फॉर एक्सीलेंस के माध्यम से विद्यार्थी केवल किताबी ज्ञान तक ही नहीं सीमित रह सकेंगे, बल्कि अपने व्यवहारिक ज्ञान एवं कौशल को भी निखार कर भविष्य में खुद को तैयार कर सकेंगे, ऐसा कहा है प्रेमचंद जी बेरुआ ने। आपको ध्यान रखना है, सेंटर फॉर एक्सीलेंस का लोकार्पण कहाँ हुआ? खेतान पॉलिटेक्निकल महाविद्यालय जयपुर के अंदर। किसने किया? डॉक्टर प्रेमचंद बेरुआ, जो कि उप मुख्यमंत्री हैं। यह था भाई आज का 20 दिसंबर 2024 का करंट अफेयर, जिसको मैंने आपको डिटेल एनालिसिस के साथ कवर करवाने की कोशिश की। हाँ, जो आपको यहाँ पर पेपर की कटिंग दिख रही है वो सुजस की पत्रिका की कटिंग है, ठीक है। जो अपना जनसंपर्क सूचना विभाग है, जो ये जारी करता है सुजस, उसकी ऑफिशियल कटिंग है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ये सारे डाटा फैक्चुअल डाटा है, और जितनी बारीकी से मैंने आज आपको हाईलाइट करके पढ़ाया है ना, आपको उतनी ही बारीकी से याद रखना है। एग्जाम के अंदर वही चीज आएगी, ऊपर ऊपर के पढ़ के जाओगे फिर बोलोगे सर ये नहीं आया वो नहीं आया। डिटेल में चीजें पढ़ो, ठीक है। इस क्लास की पीडीएफ ले लेना, इस क्लास की पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नंबर है, ये मेरी टीम के नंबर है, आप इस पर मैसेज करना 9887809083 के सर की जो डेली की राजस्थान और इंडिया करंट अफेयर की क्लास होती है उसकी हमें डेली की डेली पीडीएफ चाहिए। वो आपको एक ब्रॉडकास्ट चैनल के अंदर ऐड कर देंगे, और उसके बाद आपको डेली मैसेज नहीं करना, ऑटोमेटिक आपके पास डेली की डेली करंट अफेयर की क्लास की लिंक और पीडीएफ आपके पास आती रहेगी। इसके अलावा इन्फ्यूजन नेट्स जो नोट्स का अपना एप्लीकेशन है उसको भी डाउनलोड कर लेना, वहां पर भी क्लास और पीडीएफ मिलती रहेगी, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपको उसके लिए अलग से चार्ज नहीं देना है। ये अपनी वेबसाइट है infusionnotes.com के नाम से, इसको जरूर आप देखना। राजस्थान में किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उस एग्जाम का जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, तो आप यहाँ से परचेज कर सकते हो। ये अपना इंस्टाग्राम है infusion/notes के नाम से, और इसके अंदर सारी एजुकेशनल न्यूज मिलती है, तो इसको फॉलो कर लेना। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ, तब तक अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।